बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अर्हेनियस कंसेप्ट को डिस्कस किया था। अर्हेनियस थ्योरी ने एसिड और बेसिस की डेफिनेशंस तो बताई, लेकिन जब रिएक्शन वाटर के बिना होने लगे और अमोनिया जैसे सब्सटेंसेस जिनमें कोई भी OH नहीं है वो बेस की तरह बिहेव करना शुरू हो गए, तो केमिस्ट्री को ना एक नए प्रोस्पेक्टिव की ज़रूरत पड़ी और यहीं से स्टार्ट होता है बॉर्नस्टेड लोवरी थ्योरी का। सो यहाँ पर जस्ट फोकस किया जाता है प्रोटॉन के ट्रांसफ़र होने पे, और एसिड बेसिस रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। सो बेसिकली जो अर्हेनियस कंसेप्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग जो एसिड है वो सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन वाटर के अंदर। यानी कि जब एसिड ने रिएक्ट किया ना, तो इसने हमें H पॉजिटिव आयन दिया, एंड जो बेस है ना वो हमें OH नेगेटिव आयन देती है जब इनका रिएक्शन वाटर के साथ होता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनके फार्मूला में कोई भी OH नहीं होता, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया, इनके जो फार्मूलाज है ना उनमें कोई भी OH नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाटर के अंदर ना आयोनाइज हो जाते हैं और ये सब्सटेंसेस बिहेव करते हैं बेस की तरह, एंड वाटर के अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रोड्यूस करते हैं, OH आयंस भी प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर। सो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना ये हमें अर्हेनियस थ्योरी ने नहीं बताया। अगर हम अमोनिया को लें और अमोनिया का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो हमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस मिलते हैं। अमोनिया के फार्मूला के अंदर कोई OH ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोल्यूशन में OH आयंस देता है। अर्हेनियस डेफिनेशन कैन नॉट फुली एक्सप्लेन दिस। और इसके अलावा दूसरी लिमिटेशन है कि अकॉर्डिंग टू दी अर्हेनियस एसिड या बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें प्रोटॉन देते हैं या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि जब ये रिएक्शन वाटर के अंदर होगा तब वो सब्सटेंसेस एसिड और बेस की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन अगर वही रिएक्शन किसी और सॉल्वेंट में होगा या गैस फेस में होगा तो इस चीज़ के बारे में हमें अर्हेनियस कंसेप्ट ने कुछ नहीं बताया। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन साइंटिस्ट को एक ब्रॉडर डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी। एसिड एंड बेसिस वाज नीडेड, यानी एक ब्रॉडर डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी जो इन सारे कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करे। इसके बाद क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट आए, ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यू डेफिनेशन प्रपोज की और मज़ीद इन्हांस किया एसिड बेस के कंसेप्ट को। ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड, अच्छा ब्रॉन्स्टेड लोवरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, यानी कि ये अपना प्रोटॉन ना दे देगा। अब इसमें क्या है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एसिड है उसके पास हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो देगा। और इसके लिए जो वाटर है ना ये मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, वाटर कंपलसरी नहीं है, वाटर के अलावा भी ये रिएक्शन हो सकता है, और जो प्रोटॉन है ना वो किसी भी मीडियम में ट्रांसफ़र हो जाता है। अ सब्सटेंस मस्ट contain a proton to behave as an acid, and the presence of water is not necessary for the proton donation, यानी कि जब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए जो वाटर है वो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड ऑल अर्हेनियस एसिड्स आर आल्सो ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड, यानी जितने भी अर्हेनियस एसिड्स हैं वो ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड्स भी हैं। बेसिकली एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वाटर के अंदर HCl ने रिएक्शन किया, HCl ने एक प्रोटॉन दिया एंड एक क्लोराइड आयन दिया। अब ये जो प्रोटॉन है वाटर के अंदर रिएक्ट करता है वाटर के साथ और हाइड्रोनियम आयन बना देता है। लेकिन अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, यानी कि गैस फेज में देखें, तो HCl ने ना रिएक्ट किया अमोनिया के साथ और उसने हमें NH4Cl दिया। इसके रिजल्ट में हमें ना NH4Cl मिलता है। HCl ना डोनेट कर सकता है प्रोटॉन विदाउट वाटर। ऑल अर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, बेस वो सब्सटेंस है जो कि उस प्रोटॉन को जो कि एसिड ने दिया है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेसिस की एग्जांपल है OH नेगेटिव आयन, CN नेगेटिव एंड NH3 एंड Cl। ये सारी की सारी ना बेसिस हैं और ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं जो कि एसिड देता है। अमंग दीज सिर्फ OH जो है ना वो अर्हेनियस बेस है, and the others are not arrhenius bases but are bronsted lowery bases because they accept proton। अच्छा, ये सारी की सारी जो है ना ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। All arrhenius bases are bronsted lowery bases but not all bronsted lowery bases are arrhenius bases।
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अरहेनियस एंड बॉन्स्टन लोवरी कंसेप्ट। सो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि जो अरहेनियस एसिड्स होते हैं ना, उन्हें हम ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड्स भी कहते हैं, और जो अरहेनियस बेसिस होती हैं उन्हें ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेसिस भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता, यानी कि OH एक बेस है, लेकिन ये अरहेनियस बेस भी है और ये ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस भी है। लेकिन वहीं पे अमोनिया अमोनिया जो है वो अरहेनियस बेस नहीं है, लेकिन वो एक ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड बेस रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड बेस रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो है ना प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी एसिड ने अपना प्रोटॉन दिया और बेस ने वो प्रोटॉन ले लिया। एसिड का जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफ़र होता है बेस के पास, और ये रिएक्शन वाटर के अलावा गैस फेज में भी हो सकते हैं और किसी दूसरे सॉल्वेंट में, यानी कि अदर देन वाटर किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में HCl की एग्जांपल है, HCl गैस विद वाटर। इसमें क्या हो रहा है कि HCl एसिड है और वाटर जो है वो बेस है। तो HCl ने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो हाइड्रोनियम आयन बनाया, यानी कि HCl में जो H है ना प्रोटोन है, ये एसिड से ट्रांसफ़र होके बेस के पास आ गया, और क्लोराइड आयन वैसे ही है। सो एसिड ने ना HCl ने अपना जो प्रोटोन है वो डोनेट कर दिया। सो ही इट एक्ट एज एसिड और बेस ने वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया। सो सेकंड एग्जांपल में हम अमोनिया की डिस्कस करेंगे, अमोनिया विद वाटर। सो अमोनिया एक बेस है, बेस ने रिएक्ट किया वाटर के साथ। अच्छा, वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। सो जब अमोनिया था ना, अमोनिया ने वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब वाटर ने अपना एक प्रोटोन दे दिया बेस को, अमोनियम आयन बन गया एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव आयन। सो बेसिकली जो है ना अमोनिया एक बेस है, इसमें कोई भी OH ग्रुप नहीं है, लेकिन ये अपने सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है। सो जब बेस ने प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया तो वो कंजुगेट एसिड बन गई, और जब एसिड ने अपना प्रोटोन डोनेट कर दिया तो वो कंजुगेट बेस बन गया। सो अमोनिया एक्ट करती है बेस की तरह एंड वाटर डोनेट अ प्रोटोन, सो इट एक्ट एज एन एसिड। सो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि जो वाटर है ना, ये प्रोटॉन डोनेट भी करता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है। सो वाटर की ना मतलब एसिड और बेस दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो वाटर की एम्फोटेरिक नेचर होती है, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन वाटर बिहेव डिफरेंटली सच एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। सो वाटर की ना मतलब ड्यूअल नेचर है। सो कंजुगेट एसिड और बेसिस को डिस्कस करते हैं। सो जब एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो वो कंजुगेट बेस बन जाता है, और जब बेस ने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो कंजुगेट एसिड बन जाती है। फॉर एग्जांपल एक बेस है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया है और अमोनियम आयन बना दिया है, यानी कि एसिड ने अपना प्रोटॉन लूज़ किया और वो बेस ने ले लिया, और बेस ने जो है ना यहाँ पर अमोनियम आयन बना दिया एंड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसमें क्या था कि इसमें जो NH3 है ना ये बेस है, और NH4 प्लस जो है ना अमोनियम आयन ये कंजुगेट एसिड है। सिमिलरली वाटर एक एसिड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें बेस है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो इसमें क्या हो रहा है कि एक एसिड ने रिएक्ट किया बेस के साथ, इसमें बेस भी वाटर है। सो जो एसिड है उसने अपना प्रोटॉन बेस को दे दिया और हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो यानी यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन है ना ये कंजुगेट एसिड है, और जो एसिड ने जब अपना प्रोटॉन लूज़ कर दिया तो वो कंजुगेट बेस बन गया। सो इसमें HCN एसिड है और CN जो है वो उसकी कंजुगेट बेस है। सिमिलरली अब HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो एक एसिड है, जब उसने रिएक्ट किया बेस के साथ वाटर के साथ तो हाइड्रोनियम आयन बनाया। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ना, यानी कि जब बेस ने एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन तो वो कंजुगेट एसिड में चेंज हो गया, एंड जब एसिड ने अपना जो प्रोटॉन है वो दे दिया तो वो कंजुगेट बेस में चेंज हो गया। सो HI इसमें एसिड है एंड सिंपल आयोडाइड आयन जो है वो कंजुगेट बेस है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को एसिड एंड बेसिस की। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द सब्सटेंसेस व्हिच दे रिएक्ट। प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं ऑन व्हाट दे रिएक्ट विद। तो
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एसिड ने रिएक्ट किया किसी मेटल के साथ, इसके रिजल्ट में उसने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की, और बेसिस जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन ही शो नहीं करती। सो एसिड की प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें तो एसिड शो फॉलोइंग रिएक्शन हमें देता है। सो फर्स्ट वन, रिएक्शन विद अल्कलाई और मेटल ऑक्साइड, यानी कि किसी अल्कलाई या किसी बेस के साथ अगर रिएक्शन होता है ना किसी एसिड का, या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ, यानी मेटल के साथ जो है ऑक्सीजन कंबाइन है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। एसिड ने रिएक्ट किया किसी अल्कलाई या मेटल के साथ तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ। जैसा कि HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो CaNO3 एक्वस कंडीशन में इसने बनाया, जो कि एक साल्ट है, और उसके अलावा वाटर प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद H2SO4 ने 2KOH के साथ रिएक्ट किया तो इसके रिजल्ट में K2SO4 बना और वाटर बना। सो जब भी अल्कलाई और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होता है ना एसिड के साथ, तो इसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर बनता है। अब यही रिएक्शन अगर किसी रिएक्टिव मेटल के साथ हो, जैसा कि मैग्नीशियम एंड जिंक, अब एसिड का रिएक्शन किसी रिएक्टिव मेटल के साथ होगा तो उसके रिजल्ट में साल्ट बनेगा ही बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया HCl के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, और हाइड्रोजन गैस जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज होगी। सो जिंक जो है ना, जिंक ने भी रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और मैग्नीशियम और जिंक दोनों रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जब इनका रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट बना ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी। सो ये दोनों रिएक्टिव मेटल्स थे, और इसके रिजल्ट में साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस इन्वायरमेंट में रिलीज होगी। सो द लेस रिएक्टिव मेटल जैसा कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये क्या करते हैं, इनके केस में हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रिलीज नहीं होती, हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं होती। सो थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद हाइड्रोजन कार्बोनेट इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर जब कार्बोनेट्स का रिएक्शन होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया HCl के साथ, इसके रिजल्ट में कैल्शियम क्लोराइड बना, वाटर बना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। और सिमिलरली जब NaHCO3 का रिएक्शन हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो Na2SO4 एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस केस में हमारे पास जो गैस इवॉल्व होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम डिस्कस करेंगे बेस की प्रॉपर्टीज को। सो बेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? सो अल्कलाई आर बेसिस एंड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, जितनी भी बेसिस होती है ना वो सब की सब वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर, ये जो है ना ये सब सॉल्युबल होती हैं, लेकिन जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होती है ना ये इनसॉल्युबल होती है। सो जब रिएक्शन होता है ना किसी बेस का किसी एसिड के साथ तो इसके रिजल्ट में न्यूट्रलाइजेशन होती है। सो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसने HCl के साथ रिएक्ट किया, इसके रिजल्ट में हमें साल्ट मिला और वाटर मिला, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो CaSO4 और वाटर, यानी कि यहाँ पर हमें साल्ट और वाटर मिलता है। सो जब किसी अल्कलाई का रिएक्शन होता है अमोनियम साल्ट के साथ, तो अल्कलाई रिएक्ट करते हैं अमोनियम साल्ट के साथ और इसके रिजल्ट में अमोनिया गैस निकलती है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने NH4Cl के साथ रिएक्ट किया अमोनियम साल्ट के साथ, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो है ना वो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, और जो तीसरी चीज़ रिलीज हुई वो थी अमोनिया गैस। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया NH4NO3 के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट, वाटर एंड अमोनिया गैस इसमें हमारे पास रिलीज हो रही होती है, लिबरेट हो रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एसिड रेन को। सो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो रेन है वो भी एसिडिक होती है, लेकिन किस तरह से होती है ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। सो जो रेन वाटर होता है ना उसकी pH होती है बिटवीन 4.2 एंड 4.4। बेसिकली जो नॉर्मल वाटर होता है ना वो उसकी pH 7 होती है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो रेन है ना स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है या जिस एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सो उन एरियाज़ में ना जो है ना सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इनकी ना अमाउंट ज़्यादा होती है। सो सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है ना तो ये एयर के अंदर होती हैं, तो ये रिएक्ट करती हैं एंड इसके रिज़ल्ट में जो रेन होती है ना वो एसिडिक होती है।
These gases react with the moisture to form acids and fall to the ground as an acid rain। यानी ये रिएक्ट करती है मॉइस्चर से, तो उसके रिजल्ट में जो रेन होती है वो भी एसिडिक हो जाती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो HNO3 एंड HNO2 और HNO3 बना दिया, यानी कि इसने नाइट्रिक एसिड बनाया। सो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देगी। सो इसकी वजह से ना जो रेन है उसकी पीएच एसिडिक हो जाती है, पीएच 4.2 एंड 4.4 के दरमियान होती है। सो ये एसिडिक हो जाती है एंड ये फिर हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए। सो बेसिकली क्या इफ़ेक्ट होता है एसिड रेन का? सो ये क्या करती है, ये सोइल को एसिडिक बना देती है, एंड इस वजह से जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सोइल में प्रेजेंट होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। जो फसलें होती हैं ना, क्रॉप्स और वेजिटेबल्स, वो डैमेज हो जाते हैं। जो वाटर बॉडीज़ होती हैं ना, जो पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी जो ये एसिड रेन है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। उसके बाद जो बिल्डिंग्स होती हैं एंड जो मोनूमेंट्स होते हैं, कोई भी मतलब बिल्डिंग वगैरह ना, तो उसके लिए भी एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।